हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांट। तो आप सबने सुना होगा कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, लिवर ख़राब हो गया किसी का या किडनी ख़राब हो गई। फिर आजकल ट्रांसप्लांट के लिए ये भी हो रहा है कि भाई अपने जो ऑर्गन डोनेशन करो, ऑर्गन डोनेशन के कैंपेन चलते होते हैं कि भाई आपने ज़िंदा रहते हुए अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर दो, सो दैट अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसकी नेचुरल डेथ ही हो जाए, तो अगर कोई ऑर्गन उसके काम का है, मतलब बॉडी में कोई वायबल है, तो वो दूसरे इंडिविजुअल को जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है उसको दिया जा सकता है। आपने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें आंखें जो है ना, मतलब किसी एक की जो आंखें हैं वो डोनेट करके दूसरे को लगा दी गई, ट्रांसप्लांट कर दी गई। तो ये बेसिकली क्या है, एक किसी इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कोई सेल या टिश्यू या ऑर्गन को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ नोन एज ट्रांसप्लांट। ठीक है, और ये मतलब ट्रांसप्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आता है। मेनली क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट पे, तो टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट को बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको। तो एक्चुअली क्या है, ट्रांसप्लांट एंड कैंसर ये दोनों ही इम्यूनिटी से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ट्रांसप्लांट एंड कैंसर क्यों है ऐसा? जो ट्रांसप्लांट है उसका एक्सेप्ट होना या रिजेक्ट होना, वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। एक्चुअली ट्रांसप्लांट करना बहुत ही मतलब एक मुश्किल प्रोसीजर है, आसान नहीं है। इसके लिए एक बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट है, जैसे आप एक किसी पर्सन का ऑर्गन दूसरे पर्सन को लगाओगे तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं इम्यूनिटी, क्योंकि वो हम किसी एक पर्सन की बॉडी के लिए एज अ फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन चीज़ है ना, फॉरेन ऑर्गन हो गया वो। तो बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसके अगेंस्ट काम करती है, वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रांसप्लांट होते हैं तो उसमें बड़े सारे फीचर्स हैं। स्पेशल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो पहले तो मैचिंग इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रांसप्लांट की मैचिंग करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनके साथ बड़ी अच्छी मैचिंग हो जाती है। उसमें कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम MHC जीन या HLA कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट मतलब WBC पर जो एंटीजन होते हैं, तो वो मैचिंग करी जाती है। ठीक है, और उसके हिसाब से ही ये रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं आइडेंटिकल वाले, उनका जो ट्रांसप्लांट होता है एक दूसरे को आराम से एक्सेप्ट हो सकता है। बाकी वो जितना दूर आप जाओगे, है ना, जितना नॉन आइडेंटिकल होगा, जितना ही ये जीन्स इसमें दोनों में सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, उतना ही उस ट्रांसप्लांट का एक्सेप्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा ये इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इम्यूनिटी पर, बॉडी की इम्यूनिटी। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम चाहिए, क्योंकि जितनी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी वो फॉरेन पार्टिकल को, या फॉरेन क्योंकि सब्सटेंस है, फॉरेन आ रही है ना चीज़, सब्सटेंस नहीं कहना चाहिए, फॉरेन ऑर्गन है एक तरह से, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो इम्यूनिटी कम अगर होगी तो वो एक्सेप्टेंस के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। इसलिए हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो HLA मैचिंग होती है, HLA मैचिंग, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, उसकी मैचिंग करी जाती है। दूसरा स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, यानी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं। इम्यूनोसप्रेसिव, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सके वो वाली मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट करता है। लेकिन कैंसर में बिल्कुल उल्टा है। कैंसर में अगर इम्यूनिटी कम होगी तो कैंसर, क्योंकि एब्नॉर्मल सेल्स हैं, उतना ही ज़्यादा चांस होंगे कि उसमें कैंसर डेवलप हो जाए, उतना ही चांस है कि वो ग्रोथ कर जाए। ठीक है, और अगर इम्यूनिटी बेटर हो गई, मान लिया इम्यूनिटी हाई है, तो उतने ही कैंसर के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जो भी एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उन सेल्स को ही ख़त्म कर देगी। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हुई, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, उनके अगेंस्ट में एक टाइप की इम्यूनिटी काम करती है, वो जो कि आपके इसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो दोनों ही ना एक खतरे से अपोजिट टाइप की प्रोसेस है। ट्रांसप्लांट की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ अ सेल, टिश्यू और एन ऑर्गन। जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एक सेल को भी कर सकते हैं, एक टिश्यू को भी कर सकते हैं, ऑर्गन को भी कर सकते हैं, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, या फिर फ्रॉम वन साइट टू द अनदर साइड ऑफ सेम इंडिविजुअल। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ऑटोग्राफ्ट होता है जिसमें हम सेम पर्सन का ही एक ऑर्गन, ठीक है, या सेम पर्सन का ही एक टिश्यू
एक साइट से दूसरी साइट में लगा देते हैं, तो उसको भी ट्रांसप्लांट कहते हैं। अभी आगे आएगा वो टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट में, वो किस किस के एग्जाम्पल्स क्या हैं और उसमें कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन सारी की सारी आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से, तब आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट आपको खुद ही समझ आ रहा है, जैसे स्किन ग्राफ्ट होता है ना, कि आपने जैसे जो जले हुए लोग होते हैं उनकी बॉडी के एक पार्ट से स्किन लेकर उसी जगह पे जहाँ पे बर्न है उस स्किन पर लगा दिया जाता है, उसको हम स्किन ग्राफ्ट कहते हैं। ग्राफ्ट बेसिकली वो टिश्यू या ऑर्गन है जिसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो ग्राफ्ट इज अ टिश्यू और ऑर्गन विच इज ट्रांसप्लांटेड। ट्रांसप्लांटेड कह लो, ट्रांसप्लांट कह लो, तो जिसको हम और कोई टिश्यू या ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वही ऑर्गन आपका ग्राफ्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्किन ग्राफ्ट, ठीक है। आपको लिवर किडनी को भी आप ग्राफ्ट ही बोलते हो, जो आप लिवर किडनी दे रहे हो उसको भी लिवर किडनी ग्राफ्ट ही बोलते हैं। अब इसमें दो लोग होते हैं, एक तो भाई उस ऑर्गन को देगा और एक उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो ऑर्गन को दे रहा है वो डोनर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो रेसिपिएंट है, ठीक है ना। तो ऑर्गन इज द इंडिविजुअल, डोनर इज द इंडिविजुअल who is giving transplant, who is giving transplant, and recipient is the individual who is accepting transplant और graft। ट्रांसप्लांट बोलना ग्राफ्ट बोलना एक ही बात है। तो who is accepting transplant is recipient, who is giving that is donor। तो ये एक ओवरऑल मेजर आइडिया हो गया कि आप जो है ट्रांसप्लांट करते हैं और उसमें इम्यूनिटी को कम करना ज़रूरी होता है, ठीक है, वरना वो रिजेक्ट हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांट क्या है? देखो क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप से किया गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन नंबर 1 है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गन विच इज़ गोइंग टू बी ट्रांसप्लांट और ट्रांसप्लांटेड। फाइन। सो ऑर्गन या ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट के बेस पर आप बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट। तो किस तरह का ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है, उसके बेस पर आप इसको एक क्लासिफाई करने का तरीका है। दूसरा क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल साइट ऑफ ओरिजिन एंड प्लेसमेंट। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ प्लेस किया जा रहा है, उसकी एनाटॉमिकल साइट के बेस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोटॉपिक एंड हेटेरोटॉपिक। ऑर्थोटॉपिक इज it is transplanted at और applied, transplanted बोल सकते हैं या फिर डेफिनेशन में हम applied लिख सकते हैं। it is transplanted और applied at anatomically normal site। example is skin graft। जैसे स्किन है, आपने एक जगह से स्किन ली दूसरी जगह पे लगा दी। बर्न वाले पेशेंट के केस में उसी बर्न एरिया पे लगा रहे हो तो स्किन जो है स्किन की जगह लग रही है, वो आपका नॉर्मल है, एनाटॉमिकली नॉर्मल साइट है। किडनी है, किसी की किडनी दूसरी की किडनी की जगह पर लगा रहे हो, आप उसी जगह पे लगा रहे हो, तो दैट इज नोन एज ऑर्थोटॉपिक। सॉरी, ज़्यादातर जो होते हैं वो इसमें अगर क्लासिफिकेशन में देखें ऑर्थोटॉपिक टाइप के होते हैं। हेटेरो माने हेटेरो डिफरेंट होता है ना। सो द ट्रांसप्लांट एट applied at anatomically abnormal site। For example, thyroid tissue can be transplanted at subcutaneous pocket। तो सबक्यूटेनियस एरिया पे, क्यूटेनियस है ना स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस एरिया पे किसी स्पेसिफिक जगह पे थायराइड टिश्यू को हम लगा सकते हैं, सो दैट धीरे धीरे ये उसमें थायराइड का जो हार्मोन्स है वो देता रहेगा। तो दैट इज नॉट अ नॉर्मल साइट। थायराइड तो यहाँ होता है, आप यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे, कहीं भी इसकी सबक्यूटेनियस साइट पर कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज हेटेरोट्रोपिक ट्रांसप्लांट। फाइन। उसके बाद क्लासिफिकेशन नंबर 3 है, वो कहता है इट इज ऑन बेस्ड ऑन फ्रेश, स्टोर्ड और अ डेड ट्रांसप्लांट।
तो ये आपका बेस्ड हो रहा है कि वो जो ग्राफ्ट है वो फ्रेश है या फिर मतलब जैसे ही कोई किसी की डेथ हुई वहीं से लिवर लिया, जिसको वेटिंग पे जो पर्सन था उसको दे दिया गया, दैट इज़ फ्रेश ट्रांसप्लांट। स्टोर करा गया कोई है, इसके लिए ऑर्गन बैंक्स भी होते हैं, तो स्टोर करा हुआ फिर उसको दिया गया है, तो वो जो है आपका स्टोर्ड है। या फिर डेड से कैडावर से करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है, तो इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादातर तो कैडावरिक ही होते हैं, डेड से ही देंगे हम। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट टाइप के वो ये ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। उसको हम जो डिवाइड करते हैं बेसिकली वो हम वाइटल ग्राफ्ट और स्ट्रक्चरल ग्राफ्ट में करते हैं। स्ट्रक्चरल ग्राफ्ट इज नोन एज स्टैटिक ग्राफ्ट। एक्चुअली डेड से ले रहे हो लेकिन फिर भी वो वाइटल ग्राफ्ट है ना, क्योंकि उस टाइम पर उसका सर्कुलेशन उसकी सब चीज़ें हैं जब तक, तब तक वो वाइटल ग्राफ्ट में आता है। नहीं हुआ तो फिर वो डेड ग्राफ्ट में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या हम डेड के हिसाब से दे सकते हैं, क्या वाइटल दे सकते हैं। वाइटल ग्राफ्ट जो होते हैं वो लाइव ग्राफ्ट होते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव एंड फंक्शन फिजियोलॉजिकली इन अ रेसिपिएंट, यानी जिसके अंदर जा रहे हैं उसमें सर्वाइव करने चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट, फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट। तो ये दोनों जो है एग्जांपल्स हैं आपके वाइटल ग्राफ्ट के। तो भाई ये जो है फिजियोलॉजिकली काम जरूर करने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई डेड है वहाँ जाना है हम उसको किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर को ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसकी बॉडी में जा रहा है वहाँ पे जाकर फिजियोलॉजिकली नॉर्मली काम कर रहा है। ठीक है। स्ट्रक्चरल ग्राफ्ट और स्टैटिक ग्राफ्ट होते हैं नॉन लिविंग, एक्चुअली नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल समझोगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। डेफिनेशन, बोन या फिर ब्लड वेसल्स। बोन ग्राफ्टिंग, ब्लड वेसल्स ग्राफ्टिंग ये स्ट्रक्चरल ग्राफ्ट में आते हैं। विच प्रोवाइड अ स्कैफोल्डिंग ऑन विच अ न्यू टिश्यू इज लेड बाय द रेसिपिएंट। ये डेफिनेशन है। स्कैफोल्डिंग जो होता है उसकी हिंदी होती है ढांचा। ढांचा मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर आपका नया टिश्यू बनेगा। लेड बाई का मतलब है न्यू टिश्यू इज फॉर्म्ड, आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ये जो है एक ढांचा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल बोन ग्राफ्टिंग आप करते हो, बोन के ऊपर फिर उसके ऑर्गन्स जो है मतलब वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल लाइव हो, ये बोन्स आपको वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ब्लड वेसल्स है, जैसे क्या होता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, तो कहीं और से बॉडी के किसी पार्ट से ब्लड वेसल लेकर वहाँ उस पर एक बाईपास बना दिया जाता है, बाईपास सर्जरीज करी जाती, तो वो जो ब्लॉक्ड एरिया है उसको बाईपास कर दिया जाता है। उस तरह से वो ब्लड वेसल्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे, जस्ट यू हैव आइडिया कि कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है उसके लिए हम ब्लड वेसल्स जो देते हैं वो आपकी स्ट्रक्चरल ग्राफ्ट के अंदर आती है। ठीक है। फिर चौथा होता है बेस्ड ऑन जेनेटिक रिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछते हैं और ये छोड़ना ही नहीं है। क्लासिफिकेशन का टाइप, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार अलग से भी पूछ लेते हैं वाइवा में, या अलग से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एल्लोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। ऑटो, आइसो, फिर एल्लो, फिर जीनो, ऐसे याद रखना है आपको। ऑटो माने होता है खुद के लिए, तो ये है भी खुद के लिए। सो विच आर टेकिंग ग्राफ्ट फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल and transplant it at the another site of the same individual. ये कह लो खुद का ऑन ग्राफ्ट है, जैसे कि मैंने बताया ना कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो ब्लड वेसल्स किसी एक पार्ट से लेके लगा दे, या फिर जैसे हमने फॉर एग्जांपल स्किन ग्राफ्ट है तो कहीं दूसरी जगह की स्किन जहाँ पर बर्न हुआ है उस पर हम ग्राफ्ट कर दे रहे हैं, तो वो भी ऑटोग्राफ्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है आइसोग्राफ्ट या सिनर्जिस्टिक ग्राफ्ट। ये होता है इन आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉन्जॉइंट ट्विंस। तो ट्रांसप्लांट इज टेकन फ्रॉम अ आइडेंटिकल इंडिविजुअल, और यू कैन से कॉन्जॉइंटिंग ट्विंस। एक कॉन्जॉइंट ट्विन का दूसरे कॉन्जॉइंट ट्विन में लगा रहे हैं, मतलब एक पर्सन का दूसरे भाई बहन जैसे हुए ना ट्विंस, तो उसमें लगा रहे हो तो वो एक आइसोग्राफ्ट है। इसके जो है एक्सेप्ट होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। अब आता है एल्लोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। एल्लोग्राफ्ट है विद इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज।
सेम स्पीसीज। जैसे एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन में लगा रहे हो, है ना, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, आप लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है ना, ये सारे जो है ज़्यादातर जो ग्राफ्ट होते हैं वो एलोग्राफ्ट होते हैं, क्योंकि कॉन्जेंट्स के कितने मिल पाएंगे, बहुत कम, तो ज़्यादातर जो ग्राफ्ट है वो एलोग्राफ्ट होते हैं। लेकिन देखा जाता है कि भाई जितना पास हो जाए, है ना, जैसे पेरेंट्स का लगा दिया बच्चे में, तो जितना ज़्यादा नज़दीक हो जाए उस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं HLA मैचिंग करके। फिर जीनोग्राफ्ट होता है इंट्रास्पीसीज ट्रांसप्लांट, इंट्रास्पीसीज यानी कि ट्रांसप्लांट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज applied to individual of another species. Like we try for close species कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत हो रहा था कि भाई जो पिग का हार्ट है वो ह्यूमन में लगाने की ट्राई करी जा रही है, तो कुल मिला के ये हुआ कि किसी एनिमल का ही हम सपोज करो हार्ट और लिवर अगर ह्यूमन में लगा सके, तो ये जो है वो जीनोग्राफ्ट के अंदर में आता है। तो ये चारों जो है ना आपको याद करने बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो ग्राफ्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इम्यूनिटी कम होनी चाहिए, स्टेरॉइड्स देते हो आप, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लेकिन फिर भी, और HLA मैचिंग तो सबसे पहले है। फिर भी होते होते काफ़ी सारे जो ग्राफ्ट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो रिजेक्ट की मैकेनिज़्म हमें समझनी है कि रिजेक्ट क्यों होते हैं और उसकी क्या क्या मैकेनिज़्म है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते क्योंकि बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में रहते हैं और ग्राफ्ट अवेलेबल नहीं होते। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राफ्ट और अ ट्रांसप्लांट इज़ द मेजर कॉज, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट अभी भी कम होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये, फिर भी गवर्नमेंट चला रही है ऑर्गन डोनेशन के कैंपेन्स, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे बायसनेस हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कल्चरल है, किसी का धार्मिक है, रिलीजियस है, कि लोग ऑर्गन को डोनेट कम करते हैं। बट नाउ अवेयरनेस इज़ गोइंग ऑन, तो थोड़ा इंक्रीजिंग हो रहा है, बट स्टिल इस फील्ड में जो है अभी काफ़ी कुछ रिसर्च होना बाकी है। दूसरा एक चीज़ और है कि अगर ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट बन जाए जो हम एनिमल के ऑर्गन्स को यूज़ करके ह्यूमन में डाल सकें, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सक्सेस पॉइंट होगा।